नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अभी दिल्ली में एक शोध संस्था संकला फाउंडेशन नाम है उसने एक रिपोर्ट जारी की है। भारत में बुजुर्गों की हालत क्या है और आबादी में इनका अनुपात आने वाले वर्षों में, आने वाले दशकों में क्या होने जा रहा है, थोड़ी सी फिक्र होती है, क्योंकि देश में आज बुजुर्गों की हालत वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है। मुझको अगर मेरे अपने प्रदेश के छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, शायद 500-600 रुपये महीना कुछ वृद्धावस्था पेंशन मिलती है लोगों को। 500-600 रुपये में क्या होता है, लेकिन फिर भी कुछ पैसा मिलता है। कुछ ओडिशा का एक ध्यान होगा आपको, हमने एक वीडियो में दिखाया था। एक महिला जो है पंचायत तक वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए जाती है और हाथ पैर चारों पे चल के जाती है उस पेंशन को लेने के लिए। तो बुजुर्गों की हालत थोड़ी ख़राब है हिंदुस्तान में। आपको ध्यान होगा, मैंने मध्य प्रदेश की एक घटना आपके सामने कुछ समय पहले रखी थी। बूढ़ी और बीमार माँ को खाट पे छोड़कर घर में ताला डालकर बेटा बहू और पोते पोती जो भी थे बच्चे सब उज्जैन चले गए थे महाकाल के दर्शन करने के लिए। उनको सच में बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ होगा दर्शन से, लेकिन वो पुण्य एडजस्ट हो पाया होगा कि नहीं, कि बूढ़ी और बीमार माँ को ताले में बंद करके ऐसे छोड़ के आए थे कि बिस्तर में पड़े पड़े वो मर गई। पड़ोसियों ने पुलिस बुलवा के दरवाज़ा तोड़वाया तो उसकी लाश निकली। अब मैं नहीं जानता हूँ, मैं असल में धर्म की समझ कम रखता हूँ, इसलिए मुझको ये अंदाज नहीं है। महाकाल के एक बार के दर्शन से ये माँ को ऐसे छोड़ के आना एडजस्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत में वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं है, वृद्धाश्रम एक पश्चिमी सोच है। मुझको भी ऐसा लगता है। हिंदुस्तान में जितने तरह की चीज़ें जो हैं जो बुरी होती हैं, सभी की सभी पश्चिमी सोच से पैदा होती हैं। मुझको लगता है कि वो जो एक 5 पति थे ना एक महिला के, उसके पतियों ने जुआ खेलते हुए उसको दांव पे लगा दिया था। मुझको लगता है वो भी पश्चिम से ही आया हुआ प्रभाव रहा होगा। फिर एक इधर हमारे इधर एक आसाराम नाम का एक आदमी है, एक राम रहीम नाम का आदमी है। इन लोगों ने जो किया अपने शिष्याओं के साथ में, नाबालिग लड़की के साथ में, वो भी मुझको लगता है पश्चिम से ही आया हुआ असर रहा होगा। खैर, मैं अभी आपको ये धोखा ना हो जाए कि मैं धर्म के बारे में बोलने खड़ा हुआ हूँ। मैं दरअसल जिंदा इंसानों के बारे में बोलने खड़ा हुआ हूँ कि बुजुर्गों की क्या हालत है और आने वाले समय में बुजुर्गों का क्या अनुपात रहने वाला है हिंदुस्तान की आबादी में। तो ये संकला फाउंडेशन की रिपोर्ट जारी हुई है अभी कुछ दिन पहले। हमने उसके कुछ आंकड़े आपके सामने एक खबर में दिए थे अखबार में। उसके आंकड़े बतलाते हैं कि 2050, अभी से 25 साल बाद, चौथाई सदी बाद, उस समय हिंदुस्तान में 60 साल से ऊपर वाले लोगों की आबादी जो है वो 20% से ज़्यादा रहेगी। 20% से ज़्यादा रहेगी। करीब 34 करोड़ 70 लाख लोग जो हैं 2050 में हिंदुस्तान में 60 साल से ऊपर के होंगे। आज भी मेरे तरह के लोग 60 साल से ऊपर की उम्र में हैं। यहाँ पे बाल रंगने से और टी शर्ट पहनने से थोड़ा बहुत धोखा हो सकता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मैं आता उसी तबके में हूँ अभी। तो 2050 में, मैं तो 2050 मेरे लिए बहुत दूर है, लेकिन जो लोग 2050 में 60 साल से ऊपर रहेंगे, उनके हम उम्र लोग, 60 साल से ऊपर वाले लोग 34 करोड़ 70 लाख लोग रहेंगे। शायद हर 6 में से एक व्यक्ति 60 के ऊपर के रहेंगे। बुजुर्ग आबादी काफ़ी रहेगी।
काफ़ी बुजुर्ग आबादी रहेगी। क्या हिंदुस्तान इतनी बुजुर्ग आबादी के लिए तैयार है? वैसे तो मेरा पूरा भरोसा है कि भारत को ये वृद्धाश्रम जैसे पश्चिमी सभ्यता के बुरे असर, बुरे नमूने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे इधर तो हिंदुस्तान में घर घर में बुजुर्गों का बड़ा सम्मान है और उनका 4, 5, 6 पीढ़ी पूरी हो जाती है तो कुछ बड़ा सा समारोह किया जाता है, कुछ सोने की सीढ़ी कहते हैं, कुछ ऐसा कि आपने इतनी पीढ़ियों को पैदा किया, 5 पीढ़ी आपने एक साथ दी। बड़े बड़े समारोह होते हैं, कई बार खाने का न्योता भी मिलता है मुझको। क्या होगा? क्या हिंदुस्तान माँ बाप की उस तरह से सेवा कर सकेगा जैसी कि हम मान के चलते हैं कि हम करते हैं? मुझको लगता है कि ये जो इधर हमारे यहाँ वृंदावन में विधवाओं के जो आश्रम रहते हैं, शब्द मुझको बड़ा नापसंद है, लेकिन अब मुझको आपको वृंदावन की पहचान मुझको देनी है तो बताना ही पड़ेगा ना कि वहाँ जो वृद्धाश्रम हैं उनमें देश भर से विधवा महिलाओं को वहाँ भेज दिया जाता है कि अब पति रह नहीं गया है, तुम वहाँ रहो, वहाँ रह के भगवान का भजन करो। एक एक छत के नीचे 150 विधवाएं रहती हैं, सबकी ज़िंदगी एक जैसी रह गई है, सबके पति जा चुके हैं, सबके बच्चों ने घर से निकाल के वहाँ भेज दिया पश्चिमी असर से। हाँ, इधर हिंदुस्तानी असर नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता के असर से उन्होंने निकाल के वृंदावन भेजा है। मैं थोड़ा हैरान भी होता हूँ कि इतना ही पश्चिमी सभ्यता का असर है तो इनको वेटिकन वगैरह कहीं भेजना था, लेकिन भेजा इधर वृंदावन है। क्या होगा? जैसे जैसे बूढ़ी आबादी बढ़ती चलेगी, घरों में कमाने वाले लोग कम होने लगेंगे, जैसे जैसे भारत की कमाऊ आबादी कम होने लगेगी, क्या होगा? किस किस तरह का फर्क पड़ेगा? अभी हालत ये है, मैं आंकड़े बतला रहा हूँ, ये संकला फाउंडेशन की इस रिसर्च रिपोर्ट के आंकड़े हैं कि शहरों में भी खराब हालत है। जहाँ पर थोड़े मकान थोड़े बड़े रहते हैं, कुछ सुविधाएं हैं, वहाँ भी खराब हालत है बुजुर्गों की। गांवों में भी खराब हालत है। गांवों में 78% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको कोई पेंशन नहीं मिलती। सरकार कहती है कि वृद्धावस्था पेंशन है, लेकिन 78% बुजुर्ग इस रिपोर्ट में ऐसे मिले हैं जिनको कोई पेंशन नहीं मिलती। अधिकतर बुजुर्ग महिलाएं अपने बच्चों पर निर्भर रहती है। बच्चे यानी हिंदुस्तानी समाज व्यवस्था के अधिकतर हिस्से के मुताबिक बुजुर्ग महिलाएं अपने बेटे बहू पर मोहताज रहती हैं, और यही मोहताज रहना, उनका आश्रित होना, उनका निराश्रित होना, ये उनके साथ सुलूक को बुरा करते जाता है। मैं दुनिया को नहीं कोसता, मैंने अपने परिवार में, रिश्तेदारी में ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जिनके साथ बेटे बहू ने भयानक बुरा सलूक किया, भयानक बुरा सलूक किया, एक एक कप चाय का मोहताज कर दिया। ऐसा देखा हुआ है। मैंने ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ लिया अपना, लेकिन देखा हुआ है मैंने, और कोई अनोखा नहीं है। बहुत सारी जगहों पे ये होता है। माँ बाप के साथ सलूक खराब होने लगता है, कई जगह पीटने लगते हैं माँ बाप को, कई जगह बहुएं जो हैं सताने लगती हैं सास को, ससुर को। हिंदुस्तान में एक चीज़ अच्छी है, मैं बतला दूं आपको, समाज जो है वो महिलाओं के साथ चाहे कितना ही भेदभाव कर ले, समझ रहे हैं ना, समाज महिलाओं के साथ कितना भी भेदभाव कर ले, जब आखिरी वक्त आता है, देश में महिलाओं की औसत उम्र 71.8 वर्ष है और पुरुष कुल 69 वर्ष जीते हैं, यानी 2 साल 8 महीने कम जीते हैं पुरुष महिलाओं से। जितनी मर्दानगी है ना, आखिरी में जाके निकल जाती है। सेवा करवाते हैं, महिला खिलाती पहले है पुरुष को, उसके बाद खुद खाती है। मस्त जीते हैं मर्द यहाँ के, लेकिन उनकी उम्र कम रहती है, क्योंकि महिला काम इतना करती है
मेरे ख्याल से उसकी मेहनत जो है उसको फिजिकली फिट रखती है। और मर्द जो कुर्सी पे बैठकर, पलंग पे बैठकर, चटाई पे लेटकर और चाय बनाओ भजिया बनाओ जो करवाता है ना, उसकी वजह है कि औसत उम्र मर्द की कम है। तो जो बचती हैं आखिरी में परिवारों में बुजुर्ग सदस्य, वो महिलाएं ज़्यादा बचती हैं। थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि ये महिलाएं जो हैं, इन्होंने जन्म दिया है बेटे बेटियों को, लेकिन जहाँ पे रहती हैं आखिर में ये भारत की समाज व्यवस्था के हिसाब से आमतौर पे बेटों के पास रहती हैं। बेटे ही अपने नहीं रह जाते तो बहुओं से क्या उम्मीद की जाए। और उनके बच्चे जो हैं वो तो नई पीढ़ी के हैं। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि पोते पोतियां जो हैं वो दादी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उनके लिए रोते हैं। माँ बाप उस तरह से ख्याल नहीं रखते हैं उनके, ये भी होता है। तो मैं थोड़ा सोच रहा था, फिर से आंकड़ों पे लौटता हूँ, तो ये रिसर्च रिपोर्ट जो है ये बतलाती है, सामाजिक अध्ययन है इसमें पूरा, ये बतलाती है कि एक तो सामाजिक अलगाव हो जाता है बुजुर्गों का। थोड़ा आपको नीरस लग सकता है मुद्दा, लेकिन इसलिए सुन लीजिएगा कि 2050 तक एक संभावना है कि आप 60 साल के ऊपर के रहें और ये आपके ऊपर लागू होती हुई है, इसलिए सुन लीजिएगा ध्यान से। नहीं भी होगा तो 2070 तक, 60 तक, तब तक आप पहुंच जाएंगे 60 के ऊपर। सामाजिक अलगाव, इनका सामाजिक दायरा नहीं बचता है बुजुर्गों का। आर्थिक असुरक्षा, अपनी पूरी जमीन जायदाद सब कुछ आल औलाद के नाम कर दिए, एफडी तोड़वा लिए, नाम कर दिए, गहनों के ऊपर बेटा बेटी ने कब्जा कर लिया। मैंने एक बहुत बड़ा, बहुत राजनीतिक रूप से एकदम आसमान पे पहुंचा एक परिवार देखा था, जहां जमीन जायदाद, मेरा अंदाज ये है कि सैकड़ों करोड़ रुपए की थी। जब बुजुर्गवार मर रहे थे अस्पताल में, तो एक तरफ उनका बेटा उनके दस्तखत किसी कागज में करवा रहा था और बेटा निकले तो बेटी जाके वो दस्तखत करवा रही थी। ये लगातार संघर्ष चल रहा था, ये सबका देखा हुआ है। बहुत खतरनाक नौबत थी। तो आर्थिक असुरक्षा, जब सब कुछ आप आल औलाद के नाम पे कर देते हैं तो आप मोहताज हो जाते हैं उनके। मैं बार बार कहता हूं और लिखता हूं इस बात को कि अपनी संपत्ति का उतना हिस्सा अपने लिए बचा के रखिएगा जो आपको बची जिंदगी, जिंदा रहने के लिए, इलाज के लिए, सम्मान से खाने पीने के लिए जरूरी हो, उतना बचा के रखिएगा। आना पाई मत दीजिएगा कभी आल औलाद को। अच्छे हेल्थ केयर की कमी, ये रिपोर्ट कहती है संकला फाउंडेशन की, अच्छे इलाज की कमी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरएसएस के मुखिया हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने 2 दिन पहले ही पूना के किसी प्रोग्राम में सार्वजनिक रूप से कहा है कि जिन 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हिंदुस्तान के लोगों को, एक अच्छा इलाज, एक अच्छी पढ़ाई, दोनों लोगों की, आम लोगों की पहुंच से बाहर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मोहन भागवत जी कह रहे हैं तो कुछ तो उन्होंने देखा होगा। उनके लाखों स्वयंसेवक पूरे देश में बिखरे हुए हैं। देश में 1 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार 10 साल से 15 साल से चली आ रही है। पूरे देश पे उनकी पार्टी की सरकार, मोहन भागवत की अपनी पार्टी नहीं है, लेकिन जिस पार्टी के वो करीबी हैं सांस्कृतिक रूप से, देश में 11 साल से उसी पार्टी की सरकार चली आ रही है, उसी के प्रधानमंत्री हैं। अब मोहन भागवत इतने राज्यों में भाजपा की सरकार होने के बाद, देश में भाजपा का प्रधानमंत्री और सरकार होने के बाद, अगर इन 2 बातों को उन्होंने अभी सार्वजनिक रूप से गिनाया है कि जो सबसे ज़रूरी जो 2 चीज़ें हैं उसमें इलाज और पढ़ाई, और दोनों आम लोगों के पहुंच से बाहर हो गए हैं। मैं सच कह रहा हूं आपसे, यही हालत है, खराब हालत है बूढ़े लोगों के लिए। अगर वो जवानी में उन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले लिया है तो बुढ़ापे में
हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना भी 99% लोगों की ताकत के बाहर है, बुजुर्ग लोगों के लिए। मैं अपने खुद के अनुभव से ये बात कह रहा हूँ आपको, किसी और के कहे हुए नहीं, ये संकला फाउंडेशन की किसी रिपोर्ट का तथ्य नहीं कह रहा हूँ, मैं उससे शुरू करके अपनी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। हमको लगता है कि ये वृद्धावस्था पेंशन सबको मिल रही है, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि गांवों में 78% बुजुर्गों को कोई पेंशन नहीं मिलती। या तो पेंशन ऑफिस, पंचायत ऑफिस में कोई कमी होगी, कोई मदद करने वाले नहीं होंगे, ये पढ़े लिखे नहीं होंगे, इनके पास आधार कार्ड नहीं होगा, जो भी हो। अब एक समस्या इसमें और आई है बुजुर्गों के बारे में। शहरों में जहाँ छोटे छोटे मकानों में लोग रहते हैं, गांव में थोड़ा संयुक्त परिवार में रहते थे, फिर नौकरी लगी, कामकाज ढूंढते हुए शहर आए, तो पति पत्नी बच्चे, इसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ये छोटी सी ये फैमिली है, ये न्यूक्लियर फैमिली, पति पत्नी और उनके बच्चे। उसमें बुजुर्गों को रखना बड़ा भारी पड़ता है लोगों को। बहुत सारे मामले हैं जिसमें घर आए तो कहते हैं माँ तू कब जाएगी, भाई को फ़ोन करते हैं 1.5 महीना हो गया यहाँ पे, अब तुम लोग भी लेके जाओ। वो मेरी वाइफ के बहन बहनोई वो लोग आ रहे हैं, तो अब ले जाओ माँ को तुम लोग, हम लोग रात भर सो नहीं पाते हैं, खांसते रहती है। और माँ बाप दोनों अगर हैं तो मैंने कुछ ऐसे परिवार भी देखे हैं जहाँ 2 भाइयों ने माँ और बाप को बांट लिया, एक एक को रखते हैं। अब 60 साल 70 साल की उम्र में पति पत्नी जो हैं 2 शहरों में बसे हुए हैं, एक एक बेटे के पास हैं दोनों। भावनात्मक रूप से जब दोनों 50 साल 60 साल की उम्र तक साथ में रहे हुए हैं, अब आखिरी में जाके उनको आपने अलग कर दिया, उनका अपना कोई सामाजिक दायरा भी नहीं है। आल औलाद बेटा बहू के साथ के लोग आते हैं, उनको कुछ पार्टी करना है, कुछ पीना है, कुछ खाना है, कुछ जोरों से मजाक करना है, म्यूज़िक सुनना है, तो ये राह के रोड़े रहते हैं बुजुर्ग। माँ बाप को अलग अलग कर देते हैं, 6 महीने बाद पलट लेते हैं, बाप इधर आ जाए माँ उधर चली जाए, एक एक 2-2 दिन शायद बूढ़े बुढ़िया मिल लेते हैं। जिंदगी के आखिरी दिन दोनों के अलग अलग चलते हैं। ये फोर्स्ड डिटैचमेंट है, ये लादा गया अलगाव है। ये सोच के देखिएगा कभी 60 साल 65 साल की उम्र तक साथ में रहे, कहीं गए नहीं एक दूसरे से परे, अब 2 शहरों में रहते हैं 2 औलादों के पास। ऐसे कई तरह के किस्से हैं अलग अलग। कुछ एक आपने देखा होगा, अमेरिका में दूसरे देश में बसी हुई है आल औलाद, इधर माँ बाप को छोड़ दिया है, किसी को नौकर लगा दिया, वो आके खाना दे देते हैं, नहला देते हैं, मर जाते हैं माँ बाप। विदेश से आई आल औलाद, कहा कि पता नहीं पिताजी का माँ का फ़ोन नहीं लग रहा था, जाके देखते हैं तो लाश सड़ी हुई पड़ी है, कई महीनों से मरे हुए। उधर वो डॉलर में कमाते हैं, डॉलर की कमाई छोड़ के आना थोड़ा मुश्किल रहता है। पश्चिम का असर है ये, इधर हिंदुस्तान का असर नहीं है। यहाँ जब तक रहे तब तक ये असर नहीं था, पश्चिम में गए तो असर हो गया। इधर वृंदावन वगैरह की जो विधवाश्रम वगैरह जो हैं वो भी पश्चिम का असर है। जो बुरा हमारे यहाँ होता है वो पश्चिम का रहता है। जो शहरों में पेड़ कट गए, अब हमारे जो श्राद्ध के पत्तल को खाने के लिए कौवे नहीं आते, पश्चिम के कारण है। वो पश्चिम से आए थे लोग, अभी गोरे लोग 10-15 साल पहले, उन्होंने हिंदुस्तान के शहरों से सब पेड़ काट दिए। उधर का है पश्चिम का, इधर का असर नहीं है। आने वाला वक्त जो है, डायबिटीज़ बढ़ते चल रहा है हिंदुस्तान में, ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़्यादा लोगों को हो रही है, दिल की बीमारी ज़्यादा लोगों को हो रही है, मानसिक स्वास्थ्य, दिमाग से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं
डिमेंशिया है, कुछ और है, कई तरह का है, बड़े बड़े भारी भरकम नाम है। इसकी देखभाल और इसके इलाज की क्षमता सबकी नहीं है। सरकारी कार्ड वगैरह जो हैं इलाज के, मैंने सुना है कि अस्पतालों को 1-1, 2-2 साल तक पैसा नहीं मिलता है, वो इलाज करना बंद कर देते हैं। कई बीमारियों का इलाज सरकारी कार्ड से नहीं होता है, कई तरह की दिक्कत है। कार्ड पूरे परिवार का बनता है, तो आल औलाद डोकरा डोकरी माँ बाप का इलाज कराए कि अपने बच्चों का और खुद का इलाज कराए, तो हर कार्ड की एक सीमा रहती है जो परिवार का कार्ड है। कहाँ जाके बुजुर्गों का इलाज उसमें प्राथमिकता पाएगा, थोड़ा सोचना मुश्किल है। कई परिवारों की मजबूरियां भी है, पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं, दोनों ही काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। अब घर में अगर डोकरा डोकरी रह गए हैं, बूढ़े माँ बाप रह गए हैं, कौन देखभाल करेंगे? अगर देखभाल करेंगे तो काम करने कौन बाहर जाएंगे? सचमुच की दिक्कत है। आबादी 6 में से 1 बुजुर्ग जो हैं 60 साल के ऊपर के हो जाएंगे 2050 में। क्या ये सोचने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर ऐसे वृद्धाश्रमों का इंतजाम किया जाए जो साफ सुथरे रहें, जहां ऐसे लोगों को रखा जा सके, जहां डॉक्टर रहे, नर्स रहे, कंपाउंडर रहे, साफ सफाई करने वाले लोग रहें, दवाइयाँ रहे, जहाँ कुछ समाज सेवी लोग भी आके समाज सेवा कर सकें। पश्चिमी असर है, हमारे इधर का नहीं है, भारत की सोच नहीं है वृद्धाश्रम। लेकिन क्या करें, इन सारे बुजुर्गों को आप पश्चिम भेजोगे तब तो ट्रंप जो है वो जवान लोगों को नहीं ले रहा है, वहाँ जवान हिंदुस्तानी को, कामकाजी हिंदुस्तानी को भी नहीं ले रहा है। बुजुर्गों को कहाँ लेगा पश्चिम? उसने अपनी संस्कृति भेज दी है कि तुम वृंदावन में वृद्धाश्रम खोल लो और दूसरे शहरों में वृद्धाश्रम खोल लो, वहाँ रख दो अपने लोगों को। ट्रंप ने कहा है, पश्चिमी असर है हमारे ऊपर। मैं सोच रहा हूँ क्या होगा आगे जाकर। मैं तो 2050 में ऐसी आबादी 60 साल के ऊपर वाली देखने के लिए रहूँगा कि नहीं रहूँगा अभी तय नहीं है। मेरा इरादा तो है कि 25 साल बाद भी इसी तरह कैमरे पे आकर आपके सामने मैं कुछ कुछ कहते रहूँ, ये इरादा है, अभी हौसला भी है, लेकिन पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। तो उस दिन 6 में से एक अगर 60 साल के ऊपर के रहेंगे तो देश की हालत क्या रहेगी? सरकार कितने वृद्धाश्रम करेगी? कुछ 34 करोड़, कितना आबादी दिख रही है मुझको? 34 करोड़ 70 लाख, करीब 35 करोड़, इतनी आबादी रहेगी 60 साल से ऊपर की। परिवार और छोटे होते जाएंगे, लोग गांव से शहरों में आते जाएंगे, बुजुर्ग अपनी संपत्ति खोते जाएंगे, माँ बाप अपनी आल औलाद की मोहब्बत में, लोग समझते हैं कि प्यार अंधा होता है, ये आमतौर पे प्रेमी प्रेमिका के बारे में कहते हैं, लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ, आल औलाद के लिए माँ बाप की मोहब्बत जितनी अंधी रहती है ना, उतनी अंधकार भरी हुई तो कोई बंद सुरंग भी नहीं रहती है। वो मोहब्बत माँ बाप की इतनी अंधी रहती है, सब खो देती है, सब लुटा देती है। मैं बार बार सावधान करता हूँ, अपने आल औलाद को ईमानदार बने रहने देने के लिए, इंसान बने रहने देने के लिए अपने पास बचा के रखो कुछ न कुछ। आपके पास अपनी ज़िंदगी के लायक जो साधन बचे रहेंगे, उसी अनुपात में आपके आल औलाद में इंसानियत रहेगी। थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरी बात। एक आध श्रवण कुमार की मिसाल को लेके मोहब्बत में मैं अंधे मत होइएगा। मैंने देखा हुआ है, मैंने अपने आसपास देखा है, 60-65 साल के डोकरा डोकरी दोनों मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आल औलाद जो है वो दिन भर टीवी देखते बैठा हुआ है, जवान लड़का कोई काम नहीं कर रहा है। मैंने देखा है अपने आसपास,
60-65 साल के माँ बाप काम कर रहे हैं, मजदूरी करके ला रहे हैं और औलाद को खिला रहे हैं, देखा हुआ है मैंने। दुनिया अच्छी नहीं रह गई है। अगर आप बुजुर्ग हैं या होने जा रहे हैं तो अपनी संपत्ति का इंतजाम खुद कर लीजिएगा, अपने लिए बचा के रखिएगा अपने मरने तक। मैंने आज ही सुबह फेसबुक पे लिखा है, टेकिंग डिसीजंस इज प्रेटी टफ, यू डोंट नो इफ इट इज लास्ट डे टुमारो और हाफ अ सेंचुरी अहेड। मुझको मालूम नहीं था कि मैं बुजुर्ग लोगों के बारे में आज बोलने जा रहा हूँ, लेकिन मुझको लगा ऐसा कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने लिखा कि जिंदगी के फैसले लेना बड़ा मुश्किल रहता है। हमको ये भी नहीं मालूम रहता है कि आने वाला कल हमारा आखिरी दिन होगा या अभी 50 साल जिंदगी और बाकी है, नहीं पता रहता। तो फैसला किस हिसाब से लें? आप अपने साइज के जो कपड़े खरीदते हैं कितने खरीदें? 4 कपड़ों पे कंसेशन मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो 4 लें कि 4 पहनने को बाकी नहीं रहेंगे। ऐसे कई फैसलों में दिक्कत आती है, दुविधा होती है। तो मैं केवल ये संकला फाउंडेशन की रिपोर्ट के बहाने से आपके बीच ये कहने आया हूँ कि अब हिंदुस्तान में प्रभाव थोड़ा पश्चिम का आ गया है। जैसे आसाराम पे आ गया, राम रहीम पे आ गया, वृंदावन में जो विधवा माताओं को जो भेजती हैं आल औलाद, उनके ऊपर आ गया। जो हिंदुस्तान के शहरों में पेड़ कट गए हैं, अब कौए नहीं मिलते हैं श्राद्ध की पत्तल खाने को, ऐसा कई जगह पश्चिमी प्रभाव आया है हमारे ऊपर। अपने माँ बाप को हम जो भूखा रखते हैं, ये भी हॉलीवुड की फिल्मों को देख के और अंग्रेजी की नॉवेल्स को पढ़ के हम भूखा रखते हैं माँ बाप को, चाय नहीं देते हैं। जो महाकाल के दर्शन करने चले गया था ना, बंद करके दरवाजे को, मर गई थी माँ भूख से, वो पश्चिमी प्रभाव से था। वो आप इधर का मत मानिएगा, हमारे इधर का प्रभाव इतना बुरा नहीं होता है। लेकिन सवाल यह है कि 2050 में जब 35 करोड़ आबादी 60 साल के ऊपर की रहेगी, आप अपनी उम्र में जोड़ के देखिएगा अगले 25 साल आप कहाँ रहेंगे। क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को? आप सोचिएगा इस बारे में, सोशल मीडिया पे लिखिएगा, आपस में चर्चा कीजिएगा। 60 साल से ऊपर के 78% ग्रामीण बुजुर्गों को कोई पेंशन नहीं मिलती है। सरकार की योजनाएं हैं, अच्छी हैं, मैंने देखा हुआ है। मेरे रास्ते में एक जगह एक बैंक पड़ता था, उसके सामने बुजुर्ग जो हैं सुबह से जाके बैठ जाते थे, उनके पास और कोई काम रहता नहीं था, जमीन पे बैठ जाते थे, सड़क किनारे की मिट्टी धूल पे बैठ जाते थे, कई घंटे बैठते थे। तो उनको शायद 200 रुपया 300 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, अभी शायद 500-600 रुपये कुछ हो गई है। सोचिएगा कि आज क्या हालत है 60 साल से ऊपर के लोगों की, और अगले साल जो 60 के हो जाएंगे उनकी क्या हालत रहेगी, और जो डिमेंशिया के शिकार रहेंगे उनकी क्या हालत होगी, और जो याददाश्त खो बैठेंगे उनका क्या होगा, और जो बीमार पड़ेंगे घर पे देखने वाले नहीं है उनका क्या होगा। क्या करना चाहिए? देश बहुत अच्छा है, श्रवण कुमार का देश है ये। कुछ लोग जो हैं आबादी के, कोई 90-95% लोग पश्चिमी प्रभाव में बिगड़ गए हैं, बाकी 1/4%, आधा फीसदी श्रवण कुमार का देश है ये। इसलिए मेरी फिक्र नाजायज भी हो सकती है, फिर भी मेरे मन में बात आई है तो सोच के देखिएगा बुजुर्गों का क्या होगा, क्या करना चाहिए। आप बुजुर्ग होंगे तो क्या होगा। मुद्दा थोड़ा नीरस है, आपको सोचना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो माँ बाप अपना आखिरी सिक्का भी अपनी नालायक औलाद पर दांव पर लगा देते हैं ना, आखिरी सिक्का भी, वही औलाद दारू पीकर या बिना दारू पिए हुए भी लात मारने लगती है अपने माँ बाप को। मुझको ध्यान है, मैंने परिवार की एक महिला को रोते हुए सुना था मरने के पहले,
मरने के शायद साल भर पहले। जिसको पिलाया दूध था वो काटने को दौड़ता है। ये सुना हुआ है, दिल से निकली हुई बात थी, एकदम दिल से निकली हुई। मैं हिल गया था इस बात को सुनकर कि एक बुजुर्ग महिला, उसके दिल से ये बात निकल रही थी अपनी औलाद के बारे में। तो अपने बुढ़ापे का सोचिए, दूसरों के बुढ़ापे का सोचिए, सरकार की योजनाओं का सोचिए, समाज की तैयारियों का सोचिए, इलाज का सोचिए। अगर आप जवान हैं तो अपने हेल्थ बीमा के बारे में सोचिए। बुढ़ापा जब आएगा तो आपको बीमा मिलने में बहुत ही दिक्कत होगी। इतना महंगा पड़ेगा कि 99% लोग उसको नहीं ले पाएंगे। इतना मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देश की जो हालत है वो मोहन भागवत जी से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बोल पाए हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले ही कहा है कि इलाज और पढ़ाई जिन दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, दोनों लोगों के पहुंच से बाहर है। वो अगर कह रहे हैं तो सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे। मैं आपके पास सोचने का सामान छोड़कर जा रहा हूं। आपकी जो भी उम्र हो इस बारे में जरूर सोचिएगा। आप बुजुर्ग नहीं हैं तो हो सकता है 10, 20, 25 साल बाद आप बुजुर्ग हों। आज बुजुर्ग हो चुके हैं तो अपने औलाद के बारे में सोचें कि आपने सब कुछ दे दिया, उनको बांट दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। आज क्या हालत है, मोहताज हो गए, दाने दाने के मोहताज हो गए। सोच के देखिएगा, पश्चिमी असर बड़ा बुरा है। ये जो हमारे यहाँ जो वृंदावन में जो विधवाश्रम में बुजुर्ग महिलाओं को भेज देते हैं, ये सब पश्चिमी असर है। वो लोग उधर अपने देश में तो ऐसा नहीं खोले हैं विधवाश्रम, इधर असर डाला है पश्चिम ने, उसके असर से खुला है। फिर मिलेंगे। आपको अगर लगता है कि मैंने एक जायज़ मुद्दा उठाया है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप क्या सोचते हैं, अपने दोस्तों को भेजिएगा, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों। मैंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है। आपके दोस्त श्रवण कुमार हों तो भेजिए, मैंने श्रवण कुमार की तारीफ़ की है। वो श्रवण कुमार ना हो तो भी उनको भेजिए, हो सकता है वो ट्रंप के असर में ऐसा कर रहे हो, माँ बाप पर जुल्म। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना आप 60 साल की जो उम्र मैंने कही है, हो सकता है तब तक पहुंच भी ना पाएँ, आप कभी बुजुर्ग भी ना हो पाएँ। अगर आप तम्बाकू खाते पीते रहेंगे तो बुजुर्ग माँ बाप के कंधों पर चढ़कर जाना अच्छा नहीं होगा। उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी आखिरी सांस तक उनके कंधों पर चढ़कर नहीं जाना चाहिए। आखिरी सफ़र उनके बूढ़े माँ बाप के कंधों पर नहीं करना चाहिए। शोले में आपने देखा था ना, ए.के. अंगल का जो किरदार था, जवान बेटा मर गया तो क्या कहा था उन्होंने, माँ बाप पे इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा सबको छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।